नमस्कार दोस्तों। आज हमारी बायोलॉजी की 8th क्लास है जिसमें हम एसएससी, बैंक, रेलवे, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल फूलों का संकरण सफेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, यह क्या दर्शाता है? जब हम लाल फूलों का क्रॉस किससे कराते हैं? सफेद फूलों से कराते हैं, तो हमें कौन सा फूल प्राप्त हो रहा है? F1 पीढ़ी में कौन से हो रहा है? गुलाबी। गुलाबी। तो यह किसको दर्शाता है? ऑप्शन है हमारे पास, प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, या उत्परिवर्तन, या फिर संकर। तो ये दर्शाता है अपूर्ण प्रभाविता को, क्योंकि इसमें प्रभावी कौन सा है? इसमें प्रभावी है कौन सा? लाल रंग। प्रभावी कौन सा है? लाल रंग। तो हमें अगले में फूल कैसे मिलना थे? लाल, लेकिन मिले हमें कैसा? गुलाबी, क्योंकि लाल ने भी अपना असर दिखाया और सफेद ने भी अपने सारे गुण दिखाए, तो कैसा मिला? गुलाबी मिला। और ये क्या है? ये मेंडल के नियम का अपवाद है। ये क्या है? अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो है ना, मेंडल के नियम का अपवाद है, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि जो प्रभावी गुण होता है, जो डोमिनेंस कैरेक्टर होता है, वो अपने गुण जरूर दिखाता है। जैसे अगर हम लंबे पौधे और बौने पौधे का अगर हम क्रॉस कराते हैं, लंबे पौधे और बौने पौधे का क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में हमें लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में हमें लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम। लेकिन हमने जब लाल और सफेद का कराया तो हमें लाल फूल प्राप्त होंगे, क्योंकि सफेद, लाल डोमिनेंट है और सफेद रेसेसिव कैरेक्टर है। तो लाल और सफेद का कराया तो हमें गुलाबी प्राप्त हो गया। कौन सा प्राप्त हो गया? गुलाबी प्राप्त हो गया। तो ये है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। और ये हमें कहाँ पे देखने मिलता है? तो इसका उदाहरण है, एक पौधा होता है जिसको हम बोलते हैं 4 o'clock। क्या बोलते हैं? 4 o'clock बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं मिराबिलस जलापा। मिराबिलिस जलापा। तो ये जो है ना, मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल का नियम था प्रभाविता का नियम, तो उसका एक अपवाद क्या है? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो अगर हम लाल फूलों का संकरण सफेद फूलों से कराते हैं तो हमें गुलाबी प्राप्त होते हैं। कौन सा क्या दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता के नियम को ये दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंसर निम्नलिखित में से एक के कारण होता है। ऑप्शन है हमारे पास, समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा असमान होने से, या फिर अनियंत्रित एवं तीव्र अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, या फिर समसूत्री विभाजन को नियंत्रित करने के प्रक्रिया के बंद होने से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैंसर जब होता है, जब हमारे शरीर में अनियंत्रित सेल डिवीजन हो जाए, अनियंत्रित सेल डिवीजन होगा तो कैंसर सेल का डेवलपमेंट होगा। तो हमारे शरीर में क्या होगा? अनियंत्रित और तीव्र अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है। कैसी कोशिकाएं बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है। और ये कैसा हो रहा है? तीव्र गति से हो रहा है। तो ज्यादा अगर होगा तो क्या होगा? ट्यूमर बन जाएगा। क्या होगा? ट्यूमर होगा। और वही क्या होता है? उसी को हम कैंसर बोलते हैं। तो किसी के शरीर में अगर अनियंत्रित और तीव्र अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसे कौन सी बीमारी हो जाती है? उसी बीमारी को बोला जाता है कैंसर, बोला जाता है। आया समझ में? तो अनियंत्रित सेल डिवीजन से ही कैंसर होता है, क्योंकि उसमें ऐसी सेल्स डेवलप हो जाती है जो शरीर को एक्सेप्ट नहीं होती। उपापचय या मेटाबॉलिक की दृष्टि में निम्नलिखित में से किस अवस्था में कोशिका ज्यादा सक्रिय होती है? जब मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है तो उसकी किस अवस्था में कोशिका सबसे ज्यादा सक्रिय हो रही है? जब कोशिका विभाजन हो रहा है तो 4 फेज में होता है। सबसे पहला होता है कौन सा? प्रोफेज। सबसे कौन सा पहला होता है? प्रोफेज। दूसरा मेटाफेज। तीसरा होता है एनाफेज। और चौथा होता है टीलोफेज। टीलोफेज। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किस अवस्था में कोशिका सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। एक ये इंटरफेज है। इंटरफेज जो है ना, वो अलग रहता है। 3 अवस्थाएं अलग अलग चलती है। एक होता है इंटरफेज,
एक होता है G1 और एक होता है G2 फेज। तो उसमें से आया है इंटरफेज, एक आया टीलोफेज जो कि ये वाला फेज है, फिर आया प्रोफेज ये है, और मेटाफेज ये है। अब हमसे पूछा गया सबसे ज्यादा सक्रिय कब होती है, सबसे ज्यादा सक्रिय कब होती है, ये होती है प्रोफेज अवस्था में कोशिका सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। तो मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, मेटाफेज अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो सारे गुणसूत्र कहाँ आ जाते हैं, ऐसे बीच में आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। इंटरफेज क्या होती है, एक तैयारी अवस्था होती है, कोशिका विभाजन से पहले एक तैयारी व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं इंटरफेज। प्रोफेज अवस्था में कोशिका कैसी होती है, सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ, मतलब कोशिका में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में ही क्या आते हैं हमारे डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल के अंदर ही क्या होती है, डीएनए और आरएनए, इनको ही डीएनए आरएनए को ही न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन है फैट या वसा, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा है प्रोटीन। तो कोशिका होती है, तो कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, प्रोटीन है। कौन सा पदार्थ है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही क्या करता है, मसल्स का निर्माण करता है। कोशिका द्रव जो होता है ना, कोशिका द्रव वो किसका बना होता है, वो बना होता है प्रोटीन। उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होते हैं, इसीलिए जिसको भी जो जिम वगैरह जाते हैं तो उन्हें प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी पुरानी सेल्स टूट जाती हैं, न्यू सेल्स बनती हैं, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि कोशिका में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है, प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रतिपादित किया। तो सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, मतलब सेल में कैसा क्या होता है, ये सारी चीजें किसने बताई थी। तो वो दो साइंटिस्ट थे, स्नीडर और स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल सिद्धांत, सेल थ्योरी दी थी। कौन कौन से थे, स्नीडर और स्वान, दो साइंटिस्ट जिन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दी थी और सेल के बारे में बताया था कि सेल जो है मेम्ब्रेन कैसी होती है, फिर उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स किस टाइप के होते हैं, और ये कैसे पूरी सेल काम करती है। अगला क्वेश्चन है, जीन में होता है, हमसे पूछा जा रहा है कि जीन में क्या होता है। तो जीन में क्या होता है, जीन में होता है क्या, ऑप्शन है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड, स्टोन प्रोटीन, या फिर लिपोप्रोटीन, या फिर हाइड्रोकार्बन। जीन मैंने बता चुका हूँ, पहले पुरानी क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। जीन ही क्या है, डीएनए होता है, डीएनए ही जीन है। डीएनए और जीन अलग अलग नहीं होते, ये दोनों सेम चीज, ये दोनों सेम चीज है। तो डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डीएनए की जो एक सिंगल इकाई होती है, मोनोमर इकाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड हम उसको बोलते हैं। बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए ही क्या है, जीन है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही होंगे, क्योंकि डीएनए को ही हम जीन बोल रहे हैं, और डीएनए की सिंगल इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है, बाकी बहुत सारी इकाइयां क्या बोलते हैं, उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो जीन में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक प्रमुख लक्षण है। हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सी कोशिका पादप कोशिका है और कौन सी जंतु कोशिका है। तो उस दोनों में अंतर करने के लिए प्रमुख लक्षण हमसे एक पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। हमसे क्या पूछा गया है, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ ईआर होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, पादप कोशिका की कोशा भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और पादप कोशिका विशिष्ट नहीं होती।
तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अगर हमें अंतर करना है तो हमारे पास एक तो है सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, ये बात सही है, लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रमुख लक्षण नहीं हो सकता। प्रमुख लक्षण क्या है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति या कोशा भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी है। तो पादप में क्या होता है, पहली चीज यही है कि उसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। पादप की जो कोशिका होती है उसकी कोशिका किससे घिरी होती है, कोशिका भित्ति से घिरी होती है, जो किसकी बनी होती है, जो बनी होती है सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती और यहाँ पे कोशिका भित्ति होती है। तो ये एक मुख्य अंतर है कि पादप कोशिका में हमें कोशिका भित्ति देखने को मिलेगी और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये एक मुख्य अंतर है। तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, तो कोशिका भित्ति की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका भित्ति की खोज। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, या फिर अकेला नाम क्या आता है, ल्यूवेनहॉक, या तो ल्यूवेनहॉक आएगा या फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, और कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने कोशिका की खोज की थी। यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा, तो अगर इससे अंतर क्या आएगा, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई राइबोसोम काम क्या करता है, तो नष्ट होने से नुकसान क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, वसा संचय नहीं होगा और प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो राइबोसोम क्या होते हैं, जो हमारी सेल होती है, यहाँ पे हम बना के देखते हैं, ये मान लो कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, ईआर पाए जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं। इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। इसके ऊपर ये क्या है, ये है हमारा राइबोसोम, ये क्या है, राइबोसोम है। तो ये क्या है, ये है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर दो प्रकार के होते हैं, पहला तो होता है क्या, एसईआर, और दूसरा होता है आरईआर। तो एसईआर क्या होता है, एस मतलब एस से है क्या, स्मूथ ईआर, तो ये क्या करते हैं, फैट का संश्लेषण करते हैं। तो दूसरे कौन से होते हैं, आरईआर मतलब रफ ईआर या दानेदार, तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। रफ ईआर क्यों होते हैं, जैसे ये है, तो ये कैसा है, ये स्मूथ ईआर है, इस पे राइबोसोम नहीं है। तो ये कैसा है, ये रफ ईआर है, क्योंकि इस पे राइबोसोम के कण है, इसलिए क्या है, ये रफ है। तो राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है। अगर राइबोसोम हटा देंगे, हमसे पूछेगा यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो अगर प्रोटीन संश्लेषण करना है तो राइबोसोम तो चाहिए, राइबोसोम अगर हटा दिए तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो यही क्वेश्चन हमारा सही है, ये वाला आंसर हमारा आंसर डी सही है, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल से मतलब क्या है हमारा, डीएनए या आरएनए से मतलब है। न्यूक्लिक अम्ल किसको हम बोलते हैं, डीएनए या आरएनए को ही न्यूक्लिक अम्ल हम बोलते हैं, या तो डीएनए या फिर आरएनए। क्या है, या तो डीएनए या फिर आरएनए। तो न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, केंद्रक, दूसरा है कोशिका द्रव, तीसरा है केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों, तो चौथा है केंद्रक एवं राइबोसोम दोनों। तो जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के केंद्रक में भी न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, यहाँ पे भी डीएनए होता है, और कोशिका द्रव में भी डीएनए खुला कई बार देखने को मिलता है। तो कहाँ कहाँ होता है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही, क्योंकि केंद्रक में भी होता है। तो जो मुख्य होता है, जो अनुवांशिक जो गुण लेके जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है केंद्रक में पाया जाता है। तो कोशिका द्रव में भी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं। तो ये दोनों जगह पाए जाते हैं, केंद्रक में भी पाए जाते हैं और कोशिका
द्रव में भी ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? हमसे पूछा गया है श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन है हमारे पास प्रमस्तिष्क, ऑप्शन क्या है, प्रमस्तिष्क, मेडुला, या फिर सेरेब्रम, या फिर फेफड़ा। तो श्वसन केंद्र मतलब हमें सांस लेने के मामले में सोचना नहीं पड़ता। जब हम सांस लेते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उस चीज को करती रहती है। ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा केंद्र है जहाँ पे श्वसन का केंद्र, मतलब आपको सांस लेने से पहले ना तो सोचना पड़ रहा है ना कुछ कर, हम सोते हुए भी सांस ले सकते हैं। तो भाई मस्तिष्क ही कर सकता है ऐसा काम। मतलब अगर हम सो रहे हैं और सारे काम हो रहे हैं तो वो काम कौन कर रहा है, मस्तिष्क। लेकिन मस्तिष्क का भी कौन सा भाग, हमसे ऑप्शन पूछा गया प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लंगाटा, या फिर सेरेब्रम, या फिर फेफड़ा। तो हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर है कौन सा, मेडुला। मेडुला क्यों होगा, क्योंकि मेडुला ही क्या है, मेरुरज्जु इसको हम बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं, मेरुरज्जु, जो कि पीछे स्पाइनल कॉर्ड से टच रहता है। स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे टच रहता है। तो श्वसन केंद्र कहाँ होता है, श्वसन केंद्र होता है मेडुला। मतलब हमें सोचना नहीं पड़ता और बॉडी हमारी सांस लेती रहती है। तो श्वसन केंद्र कहाँ है, मेडुला ओब्लंगाटा। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे वायु में नाइट्रोजन स्तर नियंत्रित करते हैं। हरे पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास, वायु में नाइट्रोजन स्तर को नियंत्रित करते हैं, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, वायु को शुद्ध करने के लिए उससे ऑर्गन का उपभोग करते हैं। तो चौथा ऑप्शन है हमारा, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। तो हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं ये चीज कि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम भाई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन पौधे क्या करते हैं, हमारा जो अपशिष्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैस, जो क्या करती है, गर्मी को बढ़ाती है, प्रदूषण को बढ़ाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को बढ़ाती है, प्रदूषण को बढ़ाती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। उस गैस को पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये केवल हरे पौधों में होता है। हम सोचे कि सूखा पौधा अगर श्वसन करने लगे या फिर प्रकाश संश्लेषण करने लगे तो वो नहीं करेगा। वो किसमें होगा, हरे पौधे में होगा। मात्र किसमें, हरे पौधे में ये क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। भाई जब हम श्वसन कर रहे हैं तो श्वसन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट किस किस में विखंडित हो जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित होता है। ऑप्शन है, ग्लाइकोजन में हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। और चौथा ऑप्शन है, ग्लूकोज में। तो जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। पाचन जब होता है तो क्या होगा, ये टूटेगा। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटेगा, तो टूटता किस किस में है, ये हमसे पूछा गया है। तो जब ये टूटेगा ना तो ये किस में टूट जाता है, ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है। और लगभग 686 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है, 646 कैलोरी, अगर मतलब इसमें टूटने से हमें ऊर्जा मिल जाती है। तो श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। आगे समझ में, किसमें विखंडित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है और 686 कैलोरी मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन है तो श्वसन क्या है, कैसी प्रोसेस, अपचयन की, उपचयन की, या फिर उपयुक्त दोनों है। तो हमसे पूछा गया किस तरह की प्रोसेस है श्वसन। तो श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज के अणु क्या होते हैं, एक छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस हम बोलते हैं, कैटाबॉलिक। अब कैटाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस वो होती है जब
बड़े अणु, बड़े अणु टूटते हैं किसमें, छोटे छोटे अणु, किसमें, छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, कैटाबोलिक प्रोसेस। तो श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज के अणु टूटते हैं। श्वसन में ग्लूकोज जो होता है हमारा C6H12O6, तो वो काय में टूट जाता है, वो टूट जाता है जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, इन सब में टूटता है। तो क्या हो रहा है, बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। तो श्वसन किस तरह की प्रोसेस है, श्वसन है हमारी कैटाबोलिक प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। जब पौधे श्वसन करते हैं या फिर वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो किसके द्वारा गैसों का विनिमय होता है। ऑप्शन है हमारे पास स्टोमेटा, क्यूटिकल, लेंटिकल्स या फिर ये सभी। तो जो गैसों का जो मुख्यतः आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा, जो कि पत्तियों पे पाए जाते हैं। और अगर हमसे पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन, अगर हमसे पूछा जाए वाष्पोत्सर्जन तो हम क्या लगा देंगे, उपरोक्त सभी लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा भी होता है, क्यूटिकल्स के द्वारा भी होता है, लेंटिकल्स के द्वारा भी, और ये सभी आ जाएगा। क्योंकि जो तने में जो छिद्र पाए जाते हैं वाष्पोत्सर्जन वहां से भी होता है, वही जो डाली में जो छिद्र है वहां से भी भाप निकलेगी और पत्तियों से भी। लेकिन गैस जो है ना, जो श्वसन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, वो केवल स्टोमेटा के द्वारा होता है। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। हमसे पूछा गया है परागण के लिए कौन सा तत्व इनमें से है जो कि आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास हवा, दूसरा है पानी, तीसरा है आग और चौथा है कीट। तो हमने पढ़ रखा है पहले ही, परागण के हम काफी सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं। तो परागण अगर हवा के द्वारा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है हवा द्वारा अगर परागण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमोफिली बोलते हैं। पानी द्वारा हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। और कीट द्वारा अगर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टोफिली बोलते हैं। मतलब इंसेक्ट के द्वारा ये हो रहा है पॉलिनेशन। लेकिन आग के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता। पॉलिनेशन में आग का कोई उपयोग ही नहीं, क्योंकि अगर मान लो आग जलेगी, आग का कोई उपयोग और पॉलिनेशन हो तो पौधे तो वैसे ही जल जाएंगे। तो पौधे में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, परागण, एक तो हवा के द्वारा होगा। हवा के द्वारा किस में होता है, हवा के भी अपन ऑप्शन देख लेते हो तो हवा में होता है खजूर के द्वारा। खजूर में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। पानी के द्वारा किस में होता है, तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, जैसे बड़े पौधे हैं तो ऊपर से पानी की बूंद गिरती है नीचे, तो मोस्टली पौधों में पानी के द्वारा भी होता है। और कीट तो एक ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा करते हैं। तो कीट में हमसे कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मैंगो का, क्योंकि मैंगो में पॉलिनेशन थोड़ा सा अलग होता है। मैंगो में कैसा अलग होता है, तो मैंगो में कोई अलग से कोई कीट नहीं होता, मैंगो में होता है घरेलू मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, घरेलू मक्खी, जो घरों में जो मक्खियां उड़ती रहती हैं मैंगो में या आम में, वही पॉलिनेशन करती है। और बाकी कीट कौन से हैं, तो मुख्यतः कीट कौन सा है, हमारा मधुमक्खी। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किसमें होता है, किसके द्वारा होता है, तो वो मधुमक्खी के द्वारा होता है। इसको क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली हम बोलते हैं कीट द्वारा। तो परागण में किसका उपयोग, कौन सा पदार्थ आवश्यक नहीं है, तो आग आवश्यक नहीं है। बाकी ये तीनों चीजें परागण में सहायता करती है। परागण क्या होता है, जो मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर होता है, तो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक परागण जाते हैं। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, परागकण पाए जाते हैं। मेल फ्लावर पे क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो यहाँ से जो फीमेल फ्लावर तक परागकण की जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं परागण। तो ये कई तरह से होता है, पानी द्वारा भी हो जाता है, हवा द्वारा भी हो जाता है और कीटों द्वारा भी हो जाता है। तो कई बार हम पॉलिनेशन क्या करते हैं, आर्टिफिशियली भी करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम खुद अपने हाथ से पोलन ग्रेन यहाँ से लेकर दूसरे पौधे तक ले जाते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो जाता है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है,
वो है हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में मॉलिक्यूलर पे बहुत कम होता है। मॉलिक्यूलर मतलब होता है क्या, डीएनए लेवल का। तो सेल्यूलर क्या है, कोशिका लेवल का, या फिर सेल जिसको हम बोलते हैं, या फिर कोशिका लिख लेते हैं, तो कोशिका लेवल। तो सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, जहाँ पे सेल के बारे में रिसर्च होती है। और दूसरा डीएनए मतलब मॉलिक्यूलर से मतलब किसका है, डीएनए से मतलब, मॉलिक्यूलर से किसका मतलब है, डीएनए से। तो सेल और डीएनए का जो जीव विज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो है हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है। तो हमने पढ़ा था कि भाई रसोई घर हम किसको बोलते हैं, तो रसोई घर हम बोलते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि यही तो पूरे शरीर में एनर्जी बनाता है। और किस फॉर्म में एनर्जी बनाता है, तो ये बनाता है एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी के फॉर्म में ये बनाता है। तो कोशिका में जो भोजन का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है ना, भोजन या ग्लूकोज का, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसी का ऑक्सीकरण होगा, फिर एनर्जी बनी, तो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर, क्योंकि हम जो ग्लूकोज खाते हैं वो ग्लूकोज कौन पचाता है, वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं, या फिर हिंदी में अगर हम लिखें तो इसी को ऊर्जा मुद्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्जा मुद्रा बोला जाता है। तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। जब हमारी कोशिकाओं को बहुत ज्यादा इमरजेंसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो कौन सी चीज हमें ज्यादा आवश्यक होती है। ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, या फिर सुक्रोज, या फिर विटामिन सी, या फिर ग्लूकोज। तो हमने कभी भी देखा है कि जब भी चक्कर आते हैं या फिर बीपी लो होता है, कोई ऐसी समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं, हम पीते हैं ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, तत्कालीन एनर्जी देता है। ग्लूकोज जैसे ही हम पिएंगे तुरंत पचता है हमारी बॉडी में। हम तीन चीजें मेजर होती है, एक तो होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है वसा, या फिर इसी को हम बोलते हैं फैट, और तीसरा होता है प्रोटीन। तीसरा होता है प्रोटीन। तो सबसे पहले बॉडी में जो है ना पचता है, वो पचता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हम इसलिए पीते हैं क्योंकि ग्लूकोज तुरंत पचता है, इसको पचने में टाइम नहीं लगता। उसके बाद पचता है फैट या वसा। तो ये तब पचता है जब ग्लूकोज बॉडी में खत्म हो जाता है। ग्लूकोज अगर बॉडी में खत्म हो जाएगा, अगर इमरजेंसी अवस्था में जब हम व्रत रखते हैं तो ग्लूकोज नहीं लेते, तो हमारा फैट जो स्टोर फैट है वो यूज होने लगता है, और सबसे लास्ट में आता है प्रोटीन का नंबर। और प्रोटीन पचना अगर स्टार्ट होता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो पाचन यहीं तक होता है, प्रोटीन का पाचन नहीं होता। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, सबसे ज्यादा एनर्जी देता है फैट, लगभग 9 कैलोरी के आसपास। लगभग 9 कैलोरी फैट एनर्जी देता है। ग्लूकोज कितनी देता है, ग्लूकोज देता है 4 कैलोरी। तो प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है, ये भी देता है 4 कैलोरी। तो सबसे ज्यादा कौन एनर्जी देता है, फैट एनर्जी देता है। तो सबसे पहले पचता कौन है, ग्लूकोज। तो तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, सेल को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। हम जैसे ग्लूकोज पिएंगे तो तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और एटीपी बनेंगे। तो बॉडी में एनर्जी किस किस फॉर्म में रहती है, तो एटीपी फॉर्म में रहती है। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। ऑप्शन है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट द्वारा, साइटोप्लाज्म द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, या फिर न्यूक्लियस द्वारा। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये होता है हरित लवक, हिंदी में इसको हम हरित लवक बोलते हैं। ये तो प्रकाश संश्लेषण करता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये होता है कोशिका द्रव। ये क्या होता है, ये होता है कोशिका द्रव। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये तो रसोई घर वाला काम करता है। न्यूक्लियस, इसी को हम बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक हम बोलते हैं। यही होता है केंद्र, जहां से कोशिका की सारी गतिविधियों का नियंत्रण होता है। तो कुछ हमसे पूछा गया है कि कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित की जाती है, तो न्यूक्लियस द्वारा या फिर केंद्रक द्वारा की जाती है, क्योंकि यहीं से सारे ऑर्डर्स आते हैं और सारे कोशिका काम करते हैं, कब प्रोटीन बनाना है, कब कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें। हम शक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब हमेशा एक ही लिंग के हों। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो किस टाइप के होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं,
या तो वो एक ही लिंग के होंगे, मतलब मेल, या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। कभी कभी एक ही लिंग के, प्रायः एक ही लिंग के या फिर एक ही लिंग के सभी नहीं होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन ये थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसकी हिंदी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो हमसती जुड़वा बच्चे जो होते हैं ना, वो प्रायः कैसे होते हैं, वो एक ही लिंग के होते हैं। हम देखते हैं तो जुड़वा बच्चों में बहुत कम हमें देखने मिलता है कि एक मेल है और एक फीमेल है। ऐसी कंडीशन बहुत कम बनती, या तो मेल मिलेगा, मेल ही डबल होंगे, या फिर दो फीमेल होंगे। तो ये कंडीशन क्यों होती है? अगर मान लो एक ही स्पर्म दो ओवम से जाके कनेक्ट होता है, मतलब एक ही स्पर्म गया और दो ओवम को जाके फर्टिलाइज कर देता है वो जाके, तो दो मेल या फिर दो फीमेल प्राप्त होंगे। दो मेल होंगे या फिर दो फीमेल, मतलब एक कोई लिंग होगा, मतलब अलग अलग नहीं हो सकते। और अगर मान लो दो स्पर्म जाके दो अलग अलग ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, तब जाके हमें एक मेल या एक फीमेल प्राप्त हो सकता है। तो जुड़वा बच्चे ज्यादातर जो होते हैं वो या तो मेल होंगे या फिर फीमेल, मतलब प्रायः एक ही लिंग के होते हैं। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? हम पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा कर पढ़ चुके हैं कि वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कोशाभित्ति या कोशिका भित्ति, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो ये तीनों चीजें हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पादप में भी पाई जाती है, मतलब पौधों में भी पाई जाती है, और जंतु में भी पाई जाती है। लेकिन इन तीनों से तो हम पादप और जंतु में अंतर नहीं कर सकते, तो बचा क्या? कोशाभित्ति। तो कोशाभित्ति किसमें पाई जाती है? केवल और केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति कुछ नहीं होता, इससे मतलब क्या है, एक छाल से है। पौधों में हम देखते हैं तो क्या होती है, एक हैवी छाल जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो कि बहुत ही कठोर होती है, मतलब सेल्यूलोज से मतलब लकड़ी से ही होता है, तो ये लकड़ी की बनी होती है। तो इंसान की कोशिका भित्ति इंसानों में नहीं पाई जाती। अमीनो अम्ल मिलते हैं, अमीनो अम्ल हमें कहाँ पे मिलते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो स्टार्च में, या फिर तेल में, या फिर वसा में, या फिर प्रोटीन में। तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन में मिलते हैं, क्योंकि प्रोटीन की इकाई क्या होती है? प्रोटीन अमीनो अम्ल से ही मिलकर बनता है। अगर हमसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की एक सिंगल इकाई क्या है, तो वो क्या है? अमीनो अम्ल है या अमीनो एसिड है। क्योंकि प्रोटीन जो बने होते हैं ना, वो बहुत सारे अमीनो अम्ल से ही मिलके बने होते हैं, तभी एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं हमें प्रोटीन में मिलते हैं। तो अमीनो अम्ल जो है ना, प्रोटीन की एक सिंगल इकाई है, और बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लाइकेन एक प्रकार के द्वैत पादप हैं। द्वैत पादप से मतलब ये है कि वो दो पादपों को जोड़ देते हैं आपस में, सहजीवी इस टाइप के होते हैं। द्वैत पादप हैं जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर्य सहचर्य से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? तो लाइकेन जो है ना, ये दो पौधों से मिलके बनता है। हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से पौधों से मिलके ये बनता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कवक और ये मॉस द्वारा है, सांस द्वारा नहीं है, मतलब मौसल पौधे। कवक या मौसल पौधे, ये मांस से मतलब चिकन नहीं है, ये मॉस मतलब स्पंजी प्रकार के पौधे हैं। तो कवक या मॉस, या फिर कवक और बैक्टीरिया, या फिर शैवाल और कवक, या फिर शैवाल और मॉस पौधे। तो जो लाइकेन जो बनता है ना, लाइकेन किससे बनता है? शैवाल और कवक को मिला के बनता है। शैवाल क्या होते हैं? जो हम पढ़ते हैं, नीली हरी शैवाल होती है, काई जिसको हम बोलते हैं, नीली हरी शैवाल जिसको हम काई बोलते हैं। और कवक क्या होता है? ये होता है फंगस, कवक या फंगस। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है? उसी को हम बोलते हैं लाइकेन, हम बोलते हैं, जो कि समुद्रों में हमें देखने मिलती है। इससे कई प्रकार की दवाइयां और केमिकल्स निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास प्रतिजन, या फिर रोग प्रतिकारक, या फिर प्रतिजैविक, या फिर रोगाणुरोधक। तो सूक्ष्म जीवाणुओं से जो प्राप्त तत्व होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? रोग प्रतिकारक। क्या बोलते हैं हम? रोग प्रतिकारक बोलते हैं। प्रतिजैविक भी नहीं बोलते, और रोगाणुरोधक भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमें दूसरी जगह से प्राप्त होते हैं। जी, हमें क्या है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जीवाणुओं से ही कुछ चीजें प्राप्त होती हैं, उसको हम बोलते हैं
रोग प्रतिकारक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। भाई दूध हम देखते हैं कि जल्दी खराब हो जाता है, एक दिन रखो तो दूध में से खट्टी बदबू और स्वाद भी उसका खट्टा हो जाता है। तो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण, या फिर वायरस के कारण, या फिर बैक्टीरिया, या फिर नेमाटोड के कारण। तो हमें पता है कि दूध में क्या होता है, दूध में होता है लैक्टोज। दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है। और लैक्टोज क्या होता है? एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तो ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु क्या करता है, वो लैक्टोज को, जो लैक्टोज एक ग्लूकोज का ही भाग है, उसको क्या करता है, पचा देता है या उसको सड़ा देता है। तो उससे क्या हो जाता है, दूध से दही बन जाता है। तो निम्न द्वारा दूध खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण ही दूध खट्टा होता है।